केसी त्यागी जी, आपके पास आते हुए, अब बिहार में तो बीजेपी से खुद को अलग करने के बाद अब नीतीश कुमार अपने लिए 2024 का एक अलग ही भविष्य देख रहे हैं, लेकिन 2023 क्या रोड मैप 2024 के लिए तैयार करेगा? और बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी है एक तरफ सामने, तो आपको लग रहा है कि तमाम क्षेत्रीय दल या फिर कांग्रेस पार्टी उनके सामने बड़ी और कड़ी चुनौती दे पाएंगे? चित्रा जी, मैं अपने पहले भी कई संबोधनों में और कई अवसरों पर यह स्वीकार कर चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। ये हमारे जमाने की जनसंघ नहीं है जब 5-5 रुपए इकट्ठा करके कूपन दे करके मीटिंगें किया करते थे, और कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो पिछले 8-9 सालों का लेखा जोखा है उसमें कई मौके ऐसे आए हैं जब जनता से किए गए वायदे पूरे नहीं हो पाए। अभी मैं आज कहीं पढ़ रहा था कि जो आय किसानों की दुगनी होनी है, जो बरेली में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, वो नहीं हो पाई। चित्रा जी, हर 15 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता, ये मैं नहीं कहता हूं, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। और एमएसपी को लेकर के प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर घोषणा की, जिसके बाद किसान आंदोलन वापस हुआ था। आज फिर किसान आंदोलन की बुदबुदाहट जो है जगह जगह दिखाई दे रही है। और 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी अपने घोषणा पत्र तैयार किए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले दिनों में हैदराबाद में था, उसके बाद और कई जगहों पर था। किसानों ने भी अपना घोषणा पत्र तैयार किया है जो सभी राजनीतिक दलों को दिया जाएगा, और नारा है जो किसान हित की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। जहां आपने अभी जिक्र किया एनडीए से नीतीश कुमार जी के और जेडीयू के बाहर आने के बाद विपक्ष की जो एकता है उसको एक नया बल मिला है। निसंदेह हिमाचल और दिल्ली की जो पराजय है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में पॉलिटिकल कंसोलिडेशन का काम करेगी। राहुल जी पदयात्रा पे हैं, उसके अच्छे नतीजे निकल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जन जागरण का भी काम होगा उससे, और उनको भी देश को ठीक से समझने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। ठीक है। जो बड़े सवाल में जो आने वाले हैं चित्रा जी, वो है सामाजिक विषमता के प्रश्न। 7 तारीख से 7 जनवरी से बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो जाएगी। उसके बाद उड़ीसा से मैं भी लौटा हूं, वहां पर भी ये कार्य शुरू होगा। उसके बाद कर्नाटक की सरकार जो थी उसने भी घोषणा की थी, और 1931 में जो जनगणना हुई थी वो विषमता से परिपूर्ण थी। सामंतवाद का बोलबाला था, लोग अपनी जातियां छिपाते थे, और छोटी और गरीब जातियों के लोग, वंचित समाज के लोग भी अपने आप को ऊंची जाति का बता करके रजिस्टर करते थे। हम जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अटल जी से भी मिले, माफ करना, नरेंद्र मोदी जी से भी मिले थे, और हमारी सहयोगी पार्टी उस समय भाजपा खुद उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थी। आज उनके स्वर बदले हुए हैं, लेकिन देश की चित्रा जी एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और ना किसी का साहस है जो कहे कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो 2023 है, ये दस्तक है, इट इज नॉकिंग 24, और इसी से 2024 की चुनाव की दशा और दिशा तय होगी। यकीनन जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आएंगे उससे दशा और दिशा भी तो तय हो जाएंगे। लेकिन 2018 में जब हम झांक कर देखते हैं 3 बड़े राज्य जो कांग्रेस पार्टी जीत लेती है, लेकिन 2019 में लोकसभा के आंकड़े बिल्कुल अलग हो जाते हैं, वो बीजेपी को फेवर करते हैं। आगे इस सवाल का जवाब मैं लूंगी। वारिस पठान जी, आपकी भी पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले कुलदीप जी आपका रुख करते हुए, आम आदमी पार्टी ने तो अपना धीरे धीरे दिल्ली के बाद फिर पंजाब के बाद, उसके बाद 2 सीटें गोवा में जीती, फिर आप गुजरात में 5 सीटें जीतने में कामयाब रह पाते हैं। अब आगे के लिए आम आदमी पार्टी अपना और कहां विस्तार देख रही है? और जहां पर मजबूत एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई रहती है, वहां पर तो सुपड़ा साफ हो जाता है, कोई भी क्षेत्रीय दल जाए। कैसे चुनौती दे पाएंगे इन दोनों ही पार्टियों को आप लोग? चित्रा जी, पहले तो आपके दर्शकों को, आपको और सभी देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये नववर्ष सबके जीवन में खुशियां लेके आए। और उसके साथ साथ ये जो जाने वाला साल गया है, ये वो साल गया है जो एक छोटी सी स्टार्ट हुई पार्टी, जो 10 साल पहले जिसकी शुरुआत हुई थी, वो पार्टी अब आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है।
और चित्रा जी, दिल्ली के बाद हम पंजाब में चुनाव लड़े। दिल्ली में 3 बार हमारी सरकार बन चुकी है। पंजाब में आज हमारी सरकार है। हम गुजरात गए, गुजरात के लोगों ने हमें बहुत प्यार आशीर्वाद दिया। हमें गुजरात में 13% के आसपास वोट दिया, 5 एमएलए की सीटें दी। हम गोवा गए, गोवा के लोगों ने हमें 6% से ज्यादा वोट दिया और 2 एमएलए दिए। और उसके साथ साथ जहां ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को कभी आम आदमी पार्टी नहीं हरा सकती, वहां भी 15 साल से सरकार में बैठी हुई, सत्ता बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने उखाड़ फेंका। भारतीय जनता पार्टी का जो उखाड़ा आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी का केवल एक विजन है, बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करना। जैसा भारत बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि हर परिवार को, हर गरीब बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, ऐसा देश हो जहां जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मारपीट ना हो, दंगे ना हो, सब प्यार से मिलकर, भाईचारे पे मिलकर देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की ओर बढ़े। तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो कट्टर देशभक्त हैं, कट्टर ईमानदार हैं, और उनकी ईमानदारी की वजह से आज आम आदमी पार्टी का विस्तार पूरे देश भर में हो रहा है। हर राज्य चाहता है कि आम आदमी पार्टी वहां पर आए और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात वहां शुरू हो। कहीं ना कहीं राजनीति उन मुद्दों पे शुरू हो जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, और उसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि 2023 का जो इस साल आने वाला है, यह आम आदमी पार्टी के लिए और खुशियां लेके आएगा, देश के लिए खुशियां लेके आएगा, क्योंकि वो ऐसी पार्टी जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करती है, जो गरीबों को अधिकार दिलाने की बात करती है।